हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इससे पहले हम लोगों ने ये वर्ड तो सुना होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। वन की पावर 1/3 होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब हम जो फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं 1 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या है, वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो वैसे तो सभी लोग इसका आंसर बोलना चाहेंगे, या मन में आ भी रहा होगा कि सर ये तो 1 होगा। तो वो बिल्कुल सही है, 1 भी है, और भी वैल्यू जिसकी है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अलावा 1 की पावर 1/3 या 1 की पावर 1/n, सबको हम क्या लिखते हैं? 1 ही लिखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 की पावर 1/3 हमें पता नहीं है क्या है, तो मान लेते हैं कि ये z के इक्वल है। लेट 1/1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू z। अब दोनों तरफ क्यूब करिए तो z क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। अब 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 लिखो या 1 का क्यूब लिखो, बात है जी। तो इधर एक फार्मूला यूज़ होने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने तुम्हें ये बोला भी था, याद रखना, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसका फार्मूला देखें, दिमाग में याद करो कि याद है क्या तुम्हें ये फार्मूला? नहीं याद है तो फिर यहाँ देख ही लेना। अगर अभी क्लास में होते, ऑफलाइन होते, तो मैं तुम लोगों से पूछता, है ना, फिर पता लगता है कितने लोगों को आता है नहीं आता है। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? z माइनस 1, z a है और b कितना है? 1। अब क्या हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो आंसर मिल चुका है। यहाँ से तो z इज इक्वल टू कितना है? 1। हमने 1 की पावर 1/3 को माना था z, और z इज इक्वल टू 1 आ गया है। और दूसरा इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा? जो फार्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या फार्मूला होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा का होल डिवाइड बाई 2 है। तो प्लस माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, तो ये हो गया -1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2a। ओके, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या आई? -1/2 प्लस यहाँ से ना 1 माइनस 4 कितना होगा? -3 अंडर रूट के अंदर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? आयोडा रूट 3/2, एक वैल्यू तो ये आएगी, और दूसरी क्या आएगी? z इज इक्वल टू -1/2 माइनस आयोडा रूट 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कितने मिल गए हैं? 3 वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो अब जो भी हम लोगों की वैल्यू आई है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे एक बार साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 की पावर 1/3 की वैल्यू 3 आई है। एक आई है z1, एक आई है z2 आई है, और एक आई है z3। z1 का मतलब क्या है? 1। 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1,0, या फिर 1 प्लस आयोडा 0। z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? -1/2 प्लस आयोडा रूट 3/2। अब यही ओमेगा है, इसी को ही ओमेगा लिखा जाता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z3, और z3 की वैल्यू कितनी आई है? -1/2 माइनस आयोडा रूट 3/2, और यही है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो वी कैन राइट वन थिंग इज 1 की पावर 1/3 की 3 वैल्यू आती है। एक आती है z1, दूसरी z2, तीसरी z3। तो z1 क्या है? 1, और फिर उसके बाद ओमेगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर। सो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ठीक है, अब देखो हम इन तीनों का एडिशन करते हैं। तो यहाँ से अब मैं लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ इनकी प्रॉपर्टीज़। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? अब इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या? पहली प्रॉपर्टी ये कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ओमेगा क्यूब की प्रॉपर्टी कितनी होती है? 1। ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। इसी तरीके से सेकंड, मतलब फर्स्ट के ही अंदर सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। चलो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 और तीनों का एडिशन 0 होता है। अब देखो यहाँ पे ना हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ये कैसे लिख दिया, तो देखो इसका प्रूफ भी है ना हम लोग इधर लिख ही लेते हैं। जैसे कि 1 की पावर 1/3 इजिकल टू मैंने क्या माना था z, अब ये z क्यूब इजिकल टू 1 हुआ था। अब ये एक इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन whose roots are 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो z की जगह हम 1 रख सकते हैं, 1 की पावर 1/3 इजिकल टू 1, बिल्कुल सेटिस्फाई। अब ये ओमेगा यहाँ रखो ना, ओमेगा इसको रखो, जब ये इसी का ही सॉल्यूशन है, इसी का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब तुम यहाँ z की जगह ओमेगा रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा z मतलब सॉरी ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1, ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1। अब अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछा ओमेगा की पावर 4 कितनी होगी, तो ओमेगा की पावर 4 को तुम क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 हो गया 1, तो बचेगा क्या ओमेगा। तो देखो ऐसे नहीं सोचना, इसमें है ना बिल्कुल 3 से हमें डिवाइड करना है। जैसे आयोडा की पावर किसी को भी निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देते, आयोडा की पावर 100 थी तो हमने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो वैल्यू कितनी आई 1। आयोडा की पावर 101 है या फिर 21 है, हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो आयोडा की पावर 21 हो या आयोडा की पावर 101, दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, आयोडा के। सिमिलरली टू फाइंड पावर्स ऑफ ओमेगा वी हैव टू डिवाइड बाय 3 एंड रिमाइंडर वी शुड रिमेंबर। जैसे कि ओमेगा की पावर 13 हम लोगों को निकालना है। अब 13 को मैं 3 से, हाँ एक बात ध्यान रखना, आयोडा में हम 4 से डिवाइड करते हैं, ओमेगा में किससे डिवाइड करते हैं 3 से। तो अगर मुझे ओमेगा की पावर, देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल कुछ ऐसी, ओमेगा की पावर 13 है, तो ओमेगा की पावर 13 में हम क्या करेंगे, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, या इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ओमेगा की पावर 3 और यहाँ पे 4, अब ये मल्टीप्लाई हो गया 12 हो गया, और ये ओमेगा इजिकल टू ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा की पावर सपोज करो हमें 26 निकालना है, क्या निकालना है 26, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 और यहाँ पे 6 लिखेंगे तो हम 8 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, और फिर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। तो कोई ओमेगा की पावर कितनी भी निकालनी हो 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही ओमेगा में लगा देना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि Z1 जो है वो कितना आया था 1 प्लस आयोडा 0 लिख सकते हैं, Z2 जिसको हम लोग ओमेगा बोला था ये तो 1 है, ये कितना आया था -1/2 प्लस आयोडा √3/2। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी Z3 जिसको हमने बोला था -1/2 माइनस आयोडा √3/2। अब है ना इन तीनों का एडिशन कर लो, तीनों इक्वेशन का एडिशन कर लो, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब देखो ये 1 है, ये -1/2 और -1/2 मिलके क्या हो गया 1 किसका माइनस का, तो ये तो 0 हो गया रियल पार्ट। अब इमेजनरी पार्ट यहाँ पे तो है ही नहीं, ये माइनस का है ये प्लस का है, और ये क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए हमारी ये जो है दोनों प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दी, प्रूव कर दी है। ओके, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव 3 ओमेगा लिखे हो, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब लिखा है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, जैसे यहाँ पे हम लोगों को ये मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब को हम दोबारा से क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ओके, अब देखो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि जो 1 आया है 1 मतलब जो Z1 आया है 1 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी आई, एक आई Z1 एक आई Z2 और एक आई Z3। Z1 का मतलब क्या है 1 मतलब क्या 1,0 या बस 1,0 लिख देते हैं चलो। और ये क्या है, इसको हमने क्या बोला है ओमेगा, इसी को हम लोगों ने क्या बोला है ओमेगा। और ये क्या है -1/2 √3/2। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू उसमें दोनों माइनस है, -1/2 माइनस √3/2। क्लियर। अब इसको अगर हम आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 बन जाएगी। देखो वो कैसे, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये हम लोगों के लिए रियल एक्सिस है। अब सबसे पहले 1,0 जो है ये 1,0 सपोज करो ये 1,0 है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है -1/2। अब देखो मान लो अगर ये 1 है तो यहाँ पे कहीं -1 होगा, तो हाफ इसका यहाँ पे होगा,
हाफ मतलब यहाँ पे हाफ आ गए हम। अब √3/2 ऊपर चले जाओ, तो चलो ये √3/2 हम कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ चले गए √3/2। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस मतलब यहाँ पे अब हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली। हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा, क्योंकि यही तो पॉइंट ड्रॉ किया हम लोगों ने। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, जितना इधर है उतना ही मतलब नीचे की तरफ होगा ये, क्योंकि प्लस और माइनस का ही अंतर है बस, और तो कुछ खास है नहीं। अब इन जो है तीनों पॉइंट्स को एक बार मिला दो, ये और ये हमने मिला दिया, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये तो है ओमेगा, और ये वाला पॉइंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम जानना चाहें कि इनके सभी के लिए मॉड जेड की वैल्यू कितनी होगी मॉड जेड, तो देखो मॉड Z1 निकाल लो तुम, मॉड Z2 निकाल लो, या फिर मॉड Z3 निकाल लो। ये तीनों के तीनों 1 ही आने वाले हैं। देखो 1,0 का तो डिस्टेंस जो है 1 आएगी, इसके लिए निकालो ये कितना आएगा, 1/4 + 3/4 मतलब 4/4 1, तो ये भी 1 डिस्टेंस पर है। सभी की सभी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ओमेगा हो, ओमेगा स्क्वायर हो या 1 हो, जो ओरिजिन से वो सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब है ना हम एक बात निकाल लेते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z2 है ना। तो जैसे कि यहाँ पे Z2 जो है वो है क्या, -1/2 + आयोडा √3/2। तो वैसे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी भाई, tan इनवर्स √3/2 अपन 1/2, और ये भी मॉड में 2 से 2 कट गया, √3 का मतलब π/3 आया ये। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट की अगर हम बात करें, आर्गूमेंट ऑफ Z की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये π - π/3 होगा। तो π - π/3 होने से ये क्या हो जाएगा, 2π/3। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन बना देता हूँ ऐसे, तो ये एंगल जो है कितना है, 2π/3 एंगल है। ये एंगल कितना है, 2π/3 एंगल है। ओके, अब इसी तरीके से अगर मान लो मैं इसको ऐसे यहाँ पे मिला देता हूँ, तो देखो इसमें ना -1/2, यहाँ पे भी -1/2, यहाँ √3/2, यहाँ -√3/2। मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे π - π/3 किया है, अब हम क्या करेंगे, π/3 - π करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को ये एंगल भी मिल जाएगा, और ये कितना होगा, -2π/3। तो इसका मतलब कुछ बातें हम लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम से और इससे पता लगाएं। और एक और बात ये है ना, ये जो 1 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तुम ये वाले डिस्टेंस निकालो और ये वाले डिस्टेंस निकालो और ये वाले डिस्टेंस निकालो, ये सब इक्वल ही आएगी। तो यहाँ से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, और वो पॉइंट क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। करना क्या है, ये जो पॉइंट है ये कितना है, -1/2, √3/2 है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो एक बार, ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, ये कितनी है, -1/2 -√3/2। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, -1/2 से तो -1/2 कट ही जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर हम ऐसे इसमें से ये माइनस करेंगे तो वही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 + √3/2 2 √3/2 मतलब √3। तो ये सभी की सभी डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी, √3 √3 तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही डिस्टेंस आएगी। ठीक है, जो भी डिस्टेंस आएगी इक्वल आएगी। इसका मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो वर्टाइसेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल के। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, कुछ रफ हो गया था मुझसे इसलिए। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा भाई, प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं इसी सेशन के अंदर, कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। दूसरा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0। मतलब एक इक्वेशन, उसके 3 रूट और तीनों रूट का एडिशन 0 हो रहा है। ये एक और तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं ना, जैसे कि मान लो जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, z³ - 1 = 0। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो, ax³ + bx² + cx + d = 0,
इसके रूट है 3 अल्फ़ा बीटा गामा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती है -b/a, मतलब -x² का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट। यहाँ तो x² मतलब z² का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो जीरो हो गया ना ये, इसलिए 1 + ω की वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने, 0 लिखी थी। अब देखो मेन जो पॉइंट है ना यहाँ पे, यहाँ इसके बाद हम लोगों ने 2 इक्वेशन सॉल्व करी थी। एक तो आया था z-1 और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी z² + z+1। तो अगर मान लो कहीं इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है x² + x+1 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स हमें हमेशा याद होने चाहिए। मतलब हमने ये इक्वेशन देखी और हमारे दिमाग में रूट्स आ गए, और वो रूट्स क्या हैं, ओमेगा एंड ω²। So we can write this equation in the factorized form, x² + x+1 = we can write x - omega into x - ω²। जैसे हम लोग इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं करते, x - 1 into x - 2, तो x = 1 और x = 2 मिलता है। उसी तरीके से हम लोग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि x² + x+1 = 0, हमें याद रखना है ये पॉइंट। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ ना a³ - b³ का फॉर्मूला बताओ, उसी तरीके से तुम्हें याद रखना है कि x² + x+1 = 0 इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो ओमेगा और ω² होते हैं, और ये कोई और नहीं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले ही ओमेगा और ω² हैं। ठीक है, इसी तरह से ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब बीच में अगर माइनस आ जाए, बीच में क्या आ जाए, माइनस, मतलब 1 माइनस नहीं, x² - x+1 = 0। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसके जो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो होंगे -ओमेगा एंड -ω²। इसका मतलब x² - x+1 को तुम हमेशा फैक्टराइज करके लिख सकते हो, x + ओमेगा इंटू x + ω²। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब देखो है ना, अब बात कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ आ गई। एक आ गया हमारे पास -ओमेगा, ओमेगा और ω²। अब इन सबको है ना हम आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में हम इसको सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही हम लोगों की क्या रहेगी, 4th नंबर की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, तो देखो ये तो है इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गई रियल एक्सिस। अब सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा की, तो यहाँ पे ओमेगा है। अब -ओमेगा कहाँ होगा, अगर ये यहाँ है, अगर ये ओमेगा यहाँ है, तो देखो लाइन, अगर यहाँ पे ओमेगा है तो -ओमेगा कहाँ होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बिल्कुल अपोजिट होगा ना। और अगर ω² यहाँ है, ω², तो -ω² कहाँ होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बिल्कुल अपोजिट, -ω²। अब हमें करना क्या है, इनके सारे वर्टाइसेस को मिला देना है ऐसे। अब चलो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो सबसे पहले जो ये ओमेगा है ना, ओमेगा, चलो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, CIS ऑफ 2π/3, क्योंकि इसका मोड तो 1 है और आर्गूमेंट कितना है 2π/3। ω² का हमने -2π/3 निकाला था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CIS ऑफ -2π/3, है ना। -ω² के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, CIS ऑफ π/3, क्योंकि ये जो एंगल है ये π/3 है, और ये ऑब्वियसली -π/3 होगा। तो -ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, CIS ऑफ -π/3। तो यहाँ पे एक बात हो गई कि ओमेगा, ω² -ओमेगा एंड -ω² आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये सब पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रूव कर सकते हो तुम लेंथ वाइज भी और स्लोप वाइज भी कि भाई एंगल 90 डिग्री है या नहीं है, ये सब बातें तुम यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज़ 5th पॉइंट, वापस वही आर्गेंट प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस। अब सपोज करो यहाँ पे एक रेंडमली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, z। अब तुम्हें पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट के अंदर जो आर्गुमेंट आता है वो दोनों का एडिशन होता है। तो सपोज़ करो मैंने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा z मिलेगा हमें। इसके आर्गुमेंट में कितना इंक्रीमेंट होगा, 2π/3। कितना इंक्रीमेंट होगा, 2π/3। मतलब ये जो है, ये जो भी था हमें अब ये पता है कि ये कितना होगा, 2π/3। अब ये छोड़ो, अगर मान लो मैंने z को
ओमेगा से नहीं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, किससे, ओमेगा स्क्वायर से, तो हमें नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर जेड। अब ओमेगा स्क्वायर का जो आर्गूमेंट है वो कितना है, -2π/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ये कितना यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा, -2π/3। भाई जितना भी पहले उसका है उसमें ये ऐड हो जाता है ना, जैसे हम लोगों ने किसी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया था आयोडा से, तो उसका आर्गूमेंट कितना बढ़ रहा था, π/2 आयोडा से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि आयोडा का आर्गूमेंट π/2 था। अब 6 प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, अगर ऐसा कहीं हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 1 + ω⁻r + ω⁻2r इजिकल टू, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, इसका आंसर 0 भी हो सकता है, इसका आंसर 3 भी हो सकता है। 3 कब होगा, जब r = 3z होगा, 3z की जगह, हाँ 3z ही ले लो, या 3n वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेर r = 3n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n का मतलब इंटीजर है। और ये कब, जब r क्या नहीं हो, 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लो 3 के मल्टीपल क्या क्या नंबर होते हैं, 3, 6, 9, 12, मान लो 3 ले लिया मैंने, है ना। अब r = 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दो भाई, 1 + ω⁻3 जो कि 1 होता है, ω⁻6 वो भी 1 होगा, तो 1 1 1 कितने हो गए, 3 हो गए ना। और अगर मान लो वो ऐसा नहीं है तो कुछ भी ऐड कर लो तुम, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, तो उस प्रोसेस में इसका आंसर कितना आएगा, 0। ओके, जो मैंने तुम्हें पहले बताया कॉन्जिक्यूटिव के लिए। अब कुछ रिजल्ट हैं, जैसे कि हमें याद रखा जाता है, हम याद रखते हैं a³ - b³ को हम लोग लिख सकते हैं a - b × a² + ab + b², ऐसा लिखते हैं हम लोग, पक्का। इसी तरह से हम लोग एक रिज़ल्ट और लिख सकते हैं a³ - b³ के लिए, जो ओमेगा की फॉर्म में होता है। a - b तो एज इट इज़ है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a - b ω × a - b ω²। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, तो तुम क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये जो मल्टीप्लाई होगी जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में a³ - b³ ही आएगा, बट तुम्हें एक रिज़ल्ट यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, क्या, ω³ = 1, तो वो तुम कर ही सकते हो। इसी तरीके से एक और रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट रिज़ल्ट है। सेकंड रिज़ल्ट वी कैन राइट a³ + b³ के लिए, तो वो हो जाएगा a + b, फिर आगे क्या होता है, यहाँ पे जैसे a² + ab + b² है, वहाँ पे a² - ab होता है, पर हमें तो ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, a + b ω, a + b ω² हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड रिज़ल्ट जो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट काम आ जाता है, जैसे कि a³ + b³ + c³ - 3abc का abc के फॉर्म में तो हम फैक्टर जानते होंगे, बट हम ओमेगा की फॉर्म में लिख रहे हैं अब इस बार। चलो a + b + c के फॉर्म में अगर तुम्हें नहीं पता तो वो भी देख लो, इसको हम लिख सकते हैं a + b + c, फिर अंदर की तरफ ये होता है a² + b² + c² -ab - bc - ca, तो ये तो हो गया नॉर्मल रिज़ल्ट। अब इससे ओमेगा की फॉर्म में इस रिज़ल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो रिज़ल्ट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, a³ + b³ + c³ - 3abc, वी कैन राइट a + b + c, ये जितने भी फार्मूले, ये फैक्टराइजेशन फार्मूला याद रखने वाले फार्मूले हैं, a + b ω + c ω²। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं a + b ω² + c ω, ओमेगा और ω² यहाँ पे इंटरचेंज हो गए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ़ a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और भी बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, देखो ओमेगा और ω² से रिलेटेड। तो मेन चीज़ हम लोगों को क्या याद रखनी है कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, एक होता है 1 ओमेगा ω², ये तीनों होते हैं। हमें इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। 1 तो 1,0 है, आयोडा जो है वो क्या है, सॉरी ओमेगा क्या है, -1/2 प्लस आयोडा √3/2, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका जो आर्गूमेंट है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो कितना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल दो या लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट बोल दो, ये कितना है 2π/3। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ω², उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना है, जो -π से +π के बीच में होता है, -2π/3। अगर हम इसको लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट लिखना चाहें ω² का, तो हम उसको लिखेंगे π + π/3, π + π/3 4π/3, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मेन बात क्या, x² + x + 1 = 0 इक्वेशन कहीं भी दिख जाए तो उसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा, ω² और 1, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है।